जोहार। आज के कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं गर्भावस्था में होने वाली स्वास्थ्य समस्याएं। इस संबंध में जानकारी देने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विरुल श्रीवास्तव को। डॉक्टर विरुल, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। डॉक्टर विरुल, हम सभी जानते हैं कि गर्भावस्था जो है वो कोई बीमारी नहीं है, लेकिन गर्भ धारण करने से लेकर प्रसव होने तक पूरे 9 महीने तक गर्भवती महिला के स्वास्थ्य की पूरी देखभाल करनी चाहिए। अगर जरा भी असावधानी हो जाए तो खतरा हो जाता है, गर्भवती महिला के लिए खतरा हो जाता है, क्योंकि एक ही जान में जच्चा और बच्चा दोनों पल रहे होते हैं। तो हम यहाँ पर आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि क्या एक स्वस्थ किशोरी ही स्वस्थ माँ बन सकती है? ये आपने बिल्कुल सही बात कहा है। एक स्वस्थ किशोरी अगर स्वस्थ रहेगी तभी आगे जाके वो स्वस्थ शिशु को जन्म देगी। उसके लिए हम हर किसी को ये ज्ञान देना चाहते हैं कि वो शुरू से ही अच्छा खान पान रखे, अपना हाइजीन बहुत मेंटेन करे। कोई भी महिला या पुरुष जो भी रहता है, दोनों को अपना खान पान बहुत अच्छा रखना है। अगर हम स्त्रियों की बात करें, क्योंकि आगे जाके उनको बोला जाता है कि इन्हीं को हमारा बच्चा आगे हमारी ही जनरेशन को बढ़ाना है। जी हाँ, जननी बनेगी। तो वो अपने डाइट में फोलिक एसिड वगैरह अभी से ऐड करें, प्रॉपर हरी सब्जियों का सेवन करते रहें, और जो दाल चावल जो हमारा जो बिल्कुल रोज़मर्रा का जो खाना है उसका सेवन बिल्कुल सही समय से करें। और अगर हम लोग दाल चावल अगर नहीं पसंद करते हैं तो वो फल, ड्राई फ्रूट, सब्जियों को भी सेवन आराम से कर सकते हैं। जी, यानी अगर हम चाहते हैं कि महिला स्वस्थ माँ बने, उसके लिए ज़रूरी है कि वो स्वस्थ किशोरी भी हो। बिल्कुल। और स्वस्थ किशोरी होने के लिए ज़रूरी है कि वो उसका खान पान सही हो, वो स्वच्छता का पालन करती रहे, ताकि किसी तरह का अनहाइजीनिक समस्या जो है उसे ना आए, तभी वो आगे जाकर एक स्वस्थ माँ बन सकती है। हमारे यहाँ ये निश्चित किया गया है 18 वर्ष जो है वो शादी की उम्र ठीक निश्चित की गई है, और पुरुषों के लिए 21 वर्ष, लड़कों के लिए 21 वर्ष निर्धारित की गई है। 18 वर्ष शादी के बाद कहा जाता है कि 21 वर्ष जो है वो सबसे उपयुक्त समय होता है गर्भ धारण करने के लिए। तो देर से गर्भ धारण करना और कम उम्र से में गर्भ धारण करना, दोनों क्या प्रभावित करती है गर्भावस्था को? बिल्कुल। अगर कोई भी स्त्री बहुत कम उम्र की है तो वो बच्चे को अच्छे से आगे नहीं कैरी कर पाएगी, क्योंकि अगर उसका ही वजन जितना होना चाहिए उस उम्र में अगर वो कम रहेगा तो आगे बच्चा भी उसका कम वजन का ही पैदा होगा, और डिलीवरी के समय उसको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। जिस तरीके से डिलीवरी के बाद हम PPH बोलते हैं, मतलब डिलीवरी के बाद बहुत रक्त बह जाना, इस तरीके की चीज़ें, बहुत तकलीफ उस स्त्री को बहुत ज़्यादा होती है। और अगर बात करें कि बहुत एज में जाके, जो कि आजकल का ट्रेंड है, हाई सोशल लाइफ है, सबका बिल्कुल वर्किंग है, पहले कैरियर हो जाए, उसके पहले बाद होता है, एग्जैक्टली बच्चे आते तो हैं। 35 के बाद भी अगर प्लान करते हैं तो वो भी रिस्की है। ऐसे में फिर बच्चों को जन्मजात बीमारियां होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जी, तो उसमें एक सही एज में अगर वो अपना प्रेगनेंसी प्लान करते तो बेटर होता है। 21 इज़ द राइट एज। जी। 21 से लेकर 30 का जो उम्र है वो सबसे सही होता है पहली बार गर्भ धारण करने के लिए। उसके बाद अगर दूसरा और तीसरा तीसरे बच्चे के लिए प्लान कर रहे हैं तो आप बाद में कर सकते हैं, लेकिन पहला बच्चा जो है उसके लिए सबसे उपयुक्त समय है कि 21 से लेकर 30 वर्ष जो है वो सबसे सही उम्र है। और अगर इस समय कोई भी किशोरी या महिला माँ बनती है तो उसका शरीर जो है उसका पूरा साथ देता है। अगर हम अपने देश की या अपने राज्य की बात करें तो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा अनीमिया के मरीज मिलते हैं, और अनीमिया जो है वो हमारे यहाँ लड़कियों में, किशोरियों में, महिलाओं में, सब में ज़्यादा देखने को मिलती है। तो जो महिलाएं गर्भावस्था की प्लानिंग कर रही हैं, गर्भ धारण करने की प्लानिंग कर रही हैं और अनीमिया ग्रसित हैं, तो उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और इसका क्या असर गर्भवती महिला पर पड़ता है, और इसका क्या असर जो शिशु है उस पर पड़ता है? कोई भी महिला अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रही है तो 1 महीने पहले से उसको हम एडवाइस करते हैं कि वो डॉक्टर से कंसल्ट करे, प्रॉपर परामर्श ले। उस समय हम पेशेंट को फोलिक एसिड एडवाइस किया जाता है। फोलिक एसिड एक दवाई है जो कि आयरन का एब्जॉर्प्शन बहुत बढ़िया करती है। जी। ठीक, तो आगे जाके हमको अनीमिया के केसेस कम मिलेंगे। साथ में हम उनको एडवाइस भी करते हैं कि आप अपने डाइट में विटामिन A, B12, फोलिक एसिड सब सप्लीमेंट भी ऐड करें। ज़रूरी नहीं है दवाई के थ्रू ही, बट आप ग्रीन वेजिटेबल, हरी पत्तियाँ या फिर
लाल कलर के सब्जियों का भी आप सेवन करेंगे तो आपको विटामिन ए वगैरह प्राप्त होगा। जी इस तरीके से वो अपना प्रेगनेंसी के पहले का डाइट इंक्रीज करके अपना एनीमिया कंट्रोल कर सकती है। जी जी। और जब वो कंसीव करती हैं तो वो मंथली डॉक्टर से विजिट लें, परामर्श लेते रहें कि कब कब हमें क्या करना है। बहुत सारे केसेस मेरे पास ऐसे पहुंचते हैं कि वो सिर्फ डिलीवरी के दिन पहुंचते हैं और उस समय हमको पता चलता है कि हीमोग्लोबिन तो 11 से कम है या उससे भी कम है। तब हमें एट दी एंड फिर उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन जैसी स्थिति में पहुंचना पड़ता है। ये सब चीज़ें हम कंट्रोल कर सकते हैं अगर वो नियमित विजिट डॉक्टर के पास करें। अब रही बात, अगर कोई प्रेगनेंसी में अगर एनीमिया कम हो रहा है तो उस समय अगर वो कंट्रोल नहीं कर पाते, एनीमिया हो ही चुका है, तो उस समय उनको ध्यान रखना है कि उनको बीपी वगैरह की तकलीफ और डेवलप ना हो, क्योंकि जिन महिलाओं को एनीमिया होता है उनमें बीपी कम होना, उनका बॉडी नॉर्मल डिलीवरी के लिए फिर तैयार नहीं हो पाता है, इसलिए उनको अपने डाइट का बहुत ख्याल रखना रहता है। और एनीमिया के कारण फिर उनके बच्चों का भी ग्रोथ दिक्कत होता है, जो कि आपने पूछा कि बच्चों में क्या इफेक्ट मिलेगा। जी हाँ। तो बच्चों का ग्रोथ कम मिलता है अगर अनिमिक माँ होती है तो, और समय से पहले डिलीवर होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं इन महिलाओं में। ये सब हम कंट्रोल कर सकते हैं अगर वो नियमित विजिट ले और ब्लड टेस्ट अपना इन्वेस्टिगेशन कराते रहे, हीमोग्लोबिन की जांच। जी, अभी आपने कहा कि आपके पास कई ऐसी महिलाएं हैं जो सिर्फ डिलीवरी के समय आती हैं और 9 महीने तक जो है वो कोई भी डॉक्टरी जांच नहीं करवाती हैं और सिर्फ प्रसव के लिए अस्पताल आती हैं और उस समय पता चलता है कि खून की कमी इतनी है उनके शरीर में कि ऊपर से खून चढ़ाना पड़ता है। तो ये एक तरह से कहिए तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। जहाँ हम मानते हैं कि गर्भावस्था जो है घर में एक खुशी का माहौल लेकर आ रहा है और ऐसी स्थिति में अगर गर्भवती महिला जो है वो बीमार पड़ जाए और उसमें गर्भ में पल रहे शिशु पे कोई खतरा आ जाए तो वो माहौल जो है वो थोड़ा सा गमगीन हो जाता है या वहाँ पे बहुत सारी बोझ, एक तरह से बोझ लगने लगता है कि कैसे इस समस्या से निकला जाए। तो जो डॉक्टरी जांच है वो कितने कितने दिनों के अंतराल पर महिलाओं को करवाना चाहिए और जब हम डॉक्टरी जांच के लिए जाते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यानी हमारा वजन, खून और ब्लड प्रेशर, ये सब क्या की जो आंकड़ा है वो कैसा होना चाहिए? तो ऐसा तो WHO भी बोलते हैं कि हमको मंथली 28 हफ्ते तक मंथली विजिट हमको करना ही है। उसके बाद हम वीकली जा सकते हैं, 15-15 दिन में हम विजिट कर सकते हैं। इस दौरान हमें अपने वजन, ब्लड प्रेशर, हीमोग्लोबिन सब में बहुत खास ध्यान देना पड़ता है। रही बात ब्लड प्रेशर की, तो ब्लड प्रेशर तो हम जब जिस दिन पेशेंट हमारे पास आता है उस दिन हम उनका नापते हैं। अगर वो नॉर्मल रेंज में है तो वो ठीक है, अगर वो बढ़ता हुआ पाया जाता है तो हम उसको फिर उसके हिसाब से दवा वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं। हीमोग्लोबिन के लिए हमें हीमोग्लोबिन CBC, जैसे हम कंप्लीट ब्लड काउंट कहते हैं, बहुत इजीली अवेलेबल टेस्ट है, हर कोई उसको करा सकता है। वो हम एडवाइस करते हैं पेशेंट का, और वो हर चीज़ खुल के बताएं कि वो डाइट क्या करते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स को यही नहीं पता रहता है कि हमें खाना क्या है। जी हाँ। बहुत सारे यूट्यूब में वीडियो जो रहते हैं वो अर्बन पॉपुलेशन के हिसाब से रहते हैं, जो डाइट हमारे पास खाना अवेलेबल नहीं है। पर हमारे जो गांव के तरफ में जो हमारे पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा, जो हमारी जनता है वो जो अगर से वो घर का दाल चावल, जिसको हम चिनिया बादाम बोलते हैं, ये अगर प्रोटीन इंटेक, आयरन इंटेक भी अगर अपने पास रखते हैं, गुड़ वगैरह खाते हैं, सेवन करते हैं, तो इससे भी उनका एनीमिया भी बहुत कंट्रोल हो सकता है। जी जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि आजकल यूट्यूब पे तो बहुत सारा खाना दिखाया जाता है और बताया जाता है, सारी समस्याओं का समाधान हमें सोशल मीडिया पे मिल जाता है, लेकिन हम उस तह पे नहीं पहुंचते हैं कि हाँ ये जो बतलाया गया है, ये खान पान जो बतलाया गया है, ये सही ठीक मेरे लिए बतलाया गया है, ये एक सामान्य जनता के लिए बतलाया गया है। वहाँ पर हम इस बात की पहचान नहीं कर पाते हैं और हम अंधाधुन होकर उनके पीछे उसका अनुसरण करने लगते हैं और बाद में पता चलता है कि इसका हमारा लाभ होने की बजाय हानि होने लग गया है। तो सोशल मीडिया पे जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है वो सही है, लेकिन वो मेरे लिए कितना सही है वो जानना ज़रूरी है और इसके लिए आपको पर्सनली विशेषज्ञ से मिलना बहुत ज़रूरी है। तभी वो आपके शरीर को ध्यान देकर, आपकी स्थिति को देखकर ही इंस्ट्रक्शन देंगे, निर्देश देंगे कि हाँ आपके लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है। तो आप सोशल मीडिया को भी फॉलो करें, लेकिन आप चिकित्सक के पास जाने से ना झिझकें। यहाँ पे एक और बात जानना ज़रूरी, जैसा आपने कहा कि जो महिलाएं हैं
उनकी हीमोग्लोबिन कम हो या ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। गर्भावस्था में ज़्यादातर देखा जाता है कि ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो जाता है, उच्च रक्तचाप की शिकायत जो है वो बढ़ जाती है। तो ये उच्च रक्तचाप की जो शिकायत बढ़ जाती है उस समय क्या असर पड़ता है गर्भवती महिला में, और ये कितना खतरनाक हो सकता है गर्भवती महिला के लिए, और इसको कैसे नियंत्रित किया जाए? सबसे पहले तो पेशेंट को हमेशा विज़िट करते रहना चाहिए हमारे पास। उससे हम मंथली उनका विज़िट करके बीपी वगैरह देखते हैं जी। बीपी करने से बहुत सारे पेशेंट्स को अगर हम कोई समझाना ज़रूरी है कि बीपी होता क्या, ब्लड प्रेशर जिसे हम कहते हैं। जी हाँ। नॉर्मल हम बोला जाता है कि 120/80 नॉर्मल रेंज है, बट अगर 140/90 mm ऑफ Hg से अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा पाया जाता है तो वो बीपी की तरफ होता है जी। और अगर ये 20 हफ्ते के बाद, प्रेगनेंसी के बाद अगर पाया जाता है तब तो ये और ख़तरनाक है, जिससे हम बोलते हैं जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। अगर इसको यहीं पे कंट्रोल किया जाए, दवाई वगैरह, पेशेंट इस स्टेज में भी हमारे पास नहीं पहुंच पाते हैं। उनको लगता है कि आज बढ़ा है, आज हम शायद स्ट्रेस में है इसलिए बीपी बढ़ रहा है, बट वो नहीं होता है। प्रेगनेंसी में बीपी बढ़ने की एक टेंडेंसी होता है, एक आदत होती है। जैसे प्रेगनेंसी में हीमोग्लोबिन भी बहुत से लोगों का कम की तरफ होता है, यानी में ध्यान नहीं दे पाते प्रॉपर, क्योंकि अब 2 लोगों को सप्लाई पहुंचती है, मदर को भी एंड बेबी को भी। वैसे बीबी को वो मिस कर जाते हैं, तो उसके लिए उनको प्रॉपर मेजरमेंट वगैरह करना चाहिए। और अगर वो 140/90 20 हफ्ते के बाद अगर बीपी मिल रहा है तो वो टेंशन की बात है, उसके बाद हम उसको दवाई देके कंट्रोल कर सकते हैं। अगर इस समय में वो कंट्रोल नहीं होता है तो आगे जाम के हमको ये पेशेंट, जो हम चमकी करके एक वर्ड यूज़ करते हैं, जी हाँ, कि पेशेंट हमारे पास हिस्ट्री देता है कि हम झटके खाते हुए हमारे पास आई है पेशेंट, तो वो केस हमको फिर बीपी नियंत्रण समय में नहीं होने के कारण आगे जाके हमको एक्लेम्शिया जिसको हम बोले जाते हैं, वो केस हमको पाए जाते हैं। तो उस स्टेज तक हम ना पहुँचे, उसको हम डाइटरी इंटेक कंट्रोल करके, सॉल्ट रिस्ट्रिक्टेड डाइट लेके, प्रॉपर वाटर इंटेक करके, प्रॉपर वेट, प्री प्रेगनेंसी वेट जो हमारा रहता है, प्रेगनेंसी प्लान करने के पहले जो हमारा वजन होना चाहिए, जी। वो अगर सही रहे तो ये सब चीज़ें हम अवॉइड कर सकते हैं। जैसे आपने कहा कि सॉल्ट इंटेक जो है उसको कंट्रोल करके, यहाँ हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि नमक की मात्रा जो है वो नियंत्रित लेना है, और साथ ही साथ पानी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। पानी तो हम सभी को पीना चाहिए, लेकिन गर्भवती महिलाओं को थोड़ा सा वाटर इंटेक जो है वो ज़्यादा करना चाहिए, पानी ज़्यादा पीना चाहिए, और संतुलित और पौष्टिक आहार पे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। आहार तो सभी लेते हैं, लेकिन क्या होता है ना कि गर्भावस्था के दौरान जो है मन मिचलाता है, और उसके बाद तरह तरह की स्वादिष्ट चीज़ों की तरफ हमारा मन जो है वो खींचता है। वो भी खाइए, लेकिन साथ ही साथ संतुलित और पौष्टिक आहार जिसमें आयरन, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स सारा चीज़ मिले तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप अपने साथ साथ अपने गर्भ में पल रहे शिशु के लिए भी खा रही हैं। यहाँ पे हम सावधानियों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखा जाता है कि कई बार महिलाएं जो हैं शुरुआती दौर में ही गर्भपात की स्थिति में पहुँच जाती हैं। तो गर्भावस्था के दौरान अपने आप का किस तरह से ख्याल रखा जाए कि गर्भपात जैसी स्थिति में ना पहुँचा जाए? गर्भपात की जो ज़्यादा संभावना रहती है शुरू के 3 महीने में सबसे ज़्यादा रहती है। तो ये हम कहा जाता है कि शुरू के 3 महीने हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय मैं ये एडवाइस करती हूँ पेशेंट्स को कि वो कम से कम भारी सामान उठाएं, अच्छा खाना खाएं, दवाई जो हमने प्रिस्क्राइब की है, जो विशेषज्ञ ने आपको जो दिया है, वो प्रॉपर टाइमिंग से लें, उनको मिस ना करें। कुछ लोग सोचते हैं कि हम खाना तो खा लिए बट हम आज टैबलेट नहीं खाएंगे, ऐसा नहीं होता है। फोलिक एसिड भी उतना इम्पॉर्टेंट है और आपका दाल चावल भी उतना इम्पॉर्टेंट है जी। पानी की मात्रा बढ़ा के रखें। कुछ चीज़ें जैसे वो कभी कभी पेशेंट मेरे पास आते हैं कि मैडम सीढ़ी हम चढ़ के चले जाते हैं ऊपर, तो मेरा उनसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर बहुत ज़रूरी नहीं है तो आप अवॉइड करें। जी। ऐसा नहीं है कि सीढ़ी चढ़ना मना है, जिसका घर ऊपर है वो चढ़ के जाएगा ही, धीरे धीरे जाइए आप। जी। एक और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर कुछ पेशेंट मेरे पास पूछते हैं कि हम इनिशियल शुरू के 3 महीने में क्या संबंध बना सकते हैं पति पत्नी, तो उस चीज़ को हमें शुरू के 3 महीने अवॉइड करना चाहिए, ना करना चाहिए। उसमें गर्भपात के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ये चीज़ें पता नहीं रहती हैं, बट इसको ध्यान से समझने की ज़रूरत है। जी। तो कुछ बातों का ध्यान रखकर ये जो शुरुआत के दौर जो है उसको हम लोग सुरक्षित कर सकते हैं, और जो गर्भपात की संभावना बढ़ जाती है, खतरा बढ़ जाता है, उससे अपने आप को बचा सकते हैं। कई बार ऐसा सुनने को मिलता है, बाथरूम में फिसल गए, गर्भपात हो गया, सीढ़ी चढ़ रहे थे, गिर गए तो गर्भपात हो गया, बाल्टी उठाकर चल रहे थे तो गर्भपात हो गया। तो ऐसी बातों से हमें बचना है ताकि हमारे जो
बच्चा है वो स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे और घर में जो खुशियों का माहौल है वो कायम बरकरार रहे। जी जी। यहाँ पे फिर से हम जानना चाहेंगे कि 9वें महीने में जब महिला 9वें महीने में पहुँचती है तब किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? 9वें महीना मतलब ये आखिरी बिल्कुल डिलीवरी के समय का पास है। इस समय महिला को ये ध्यान रखना चाहिए कि उसका मूवमेंट बच्चे का कैसा हो रहा है, उसका वो खास ध्यान रखे, खान पान में अपना ध्यान रखे। अगर कभी कभी महिलाएं जैसे किसान है, खेत में काम कर रहे हैं, सब तरीके के पेशेंट है हमारे पास, महिला तो अब हर कोई गर्भ प्रेगनेंसी सबके पास आएगी, तो वो अपना अगर वो काम कर रहे हैं, किसान खेत में काम कर रहे हैं, अगर उस समय उनको लगता है कि पेशाब के रास्ते से कुछ पानी वगैरह जा रहा है तो उन सब चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे बच्चेदानी की जो थैली रहती है वो फटने के कारण पानी समय के पहले निकलने लगता है। जी जी। तो 9वें महीने में इस बात का बहुत ध्यान देना है कि हमारा साफ़ सफाई जो नीचे का जो हमारा प्राइवेट पार्ट है वो बिल्कुल हाइजीन मेंटेन करना है जी। पेशाब का रास्ता अच्छा साफ़ रखना है और पानी वगैरह तो नहीं जा रहा है, बच्चे का घूमना कैसा हो रहा है, ये सब हमें बहुत ध्यान देना है। कभी कभी बहुत ज़्यादा भारी सामान उठाने की हमको सुनने में आता है कि मैडम ने तो बोला था शुरू के 3 महीने आराम करना है, अब हम उठाएंगे बड़ा भारी सामान जी। ये इस चीज़ को नहीं करना है। लास्ट के मंथ तो और क्रूशियल होते हैं, तो सामान भारी वगैरह ऊपर चढ़ के या सीढ़ी से कूदना ये सब चीज़ें अवॉइड करनी रहती है, ये सब ध्यान की चीज़ें हैं। जी जी। कई बार देखा जाता है कि महिलाएं जो हैं बहुत काम करती हैं और कुछ महिलाएं जो हैं वो बहुत आराम करती हैं, तो उन सब के बीच में सामंजस्य कैसा रखा जाए? उसके लिए बहुत है कि जो घर की जो डेली एक्टिविटी है, घर में जो जैसे नॉर्मल खाना बन रहा है, एक रूम से आप दूसरे रूम जा रहे हैं, उसको ना बंद करें, वो करते रहना है। पेशेंट हमारे पास आता है कि मैम कंप्लीट बेड रेस्ट करना है, नहीं, अगर आप कंप्लीट बेड रेस्ट उसी केसेस में करते हैं जिनको कुछ कॉम्प्लिकेशन रहता है, बट ये बहुत रेयर होता है, सबका कंडीशन अलग रहता है, तो ऐसे में हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप घर में जो आप एक रूम से दूसरे रूम जा रहे हैं, हल्का फुल्का जो वॉक कर रहे हैं, इस रूम से इस रूम किसी को खाना सर्व करने जा रहे हैं, वो सब आप कंटिन्यू रखिए, वो सब बंद नहीं करना है। कंप्लीट आपको बिस्तर में आराम नहीं करना है, उससे तो फिर आपके पैर में जकड़न ये सब तकलीफ चालू हो जाती है, तो वो भी नहीं करना है। बॉडी को चलते फिरते रहना है, जिससे अगर हम नॉर्मल डिलीवरी का, क्योंकि हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा केस नॉर्मल डिलीवरी की तरफ ही जाए, अगर हम कंप्लीट बेड रेस्ट में रहेंगे तो हमारी बॉडी उतनी ताकतवर नहीं तैयार हो पाएगी, तो थोड़ा हमें काम करते रहना है। जी। अब कैरियर ओरिएंटेड महिलाएं हो रही हैं और सभी कैरियर के साथ साथ चाहती हैं कि अपने परिवार को आगे बढ़ाएं, तो ऐसे में कैसे किया जाए काम के साथ साथ जो गर्भावस्था है उसको स्मूथली चलाने के लिए, बहुत आराम से कट जाए, उसके लिए क्या क्या सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। सबसे ज़्यादा है कि पानी का, जिस तरीके से मैंने आपसे बात किया था, पानी इनटेक नहीं रखना है। तो अगर कोई महिला वर्किंग है और वो प्रेगनेंसी भी साथ में है तो वो अपना खाने का डब्बा अपने साथ रखेंगे, क्योंकि उस समय हम एडवाइस करते हैं कि आप बाहर का ना खाएं, तो आप घर का अपने साथ अपने पास खाना रखें। ड्राई फ्रूट है, ये नहीं बोल रही हूँ कि खजूर, कुछ भी जो आपको पसंद है वो, ज़्यादातर खजूर इसलिए एडवाइस करते हैं क्योंकि वो एनीमिया कंट्रोल करता है। बादाम, चिनिया बादाम इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो हाई प्रोटीन रहता है, ये सब आगे जाके मेरे प्रेगनेंसी में हेल्प करेगा। जी जी। कुछ लोग हम बोलते हैं गुड़ भी खाओ, जैगरी जिसको बोलते हैं गुड़, तो वो भी मेरा हीमोग्लोबिन अच्छा बना के रखेगा। तो ये सब चीज़ें वो अपने साथ रखे, हर 1.5 से 2 घंटे में वो उसका सेवन करते रहें, पानी उनको पीते रहना है, और वो जैसे अपने नियमित जो दिनचर्या है वो अपना वैसे कंटिन्यू करे, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, उसका उसको ध्यान रखना है। गर्भावस्था के दौरान टीकाकरण, आयरन की गोलियां और फॉलिक एसिड ये सरकार के द्वारा भी मुफ्त में उपलब्ध कराया जा रहा है, तो इसका क्या महत्व है? बहुत महत्व है। अगर टीकाकरण जिससे हम बात करें तो टिटनेस टॉक्सॉइड की बात करें जी, तो टीटी के इंजेक्शन लगाना बहुत ज़रूरी है। अभी पेशेंट अगर हमारे पास 16 हफ्ते के आसपास आता है तो एक इंजेक्शन हम लगवाया जाता है और उसका दूसरा डोज उसके 1 महीने बाद दिया जाता है। बट अभी कुछ कुछ पेशेंट हमारे पास आते हैं जो बहुत दूर से आते हैं, वो बोलते हैं कि हम अभी आ रहे हैं, हम नेक्स्ट नहीं आ पाएंगे। तो अगर कोई महिला हमारे पास पहली विजिट में 3 महीने के अंदर में पहुंची है, तो अब हमारा ये कोशिश है कि हम उसी समय उसको पहला डोज टीटी का लगा दें। हमें नहीं पता वो दूसरी बार हमारे पास पहुंच पाएगी कि नहीं, तो अपना एक डोज देके हम उसको सेव कर दें। जी जी। और फोलिक एसिड और आयरन तो आजकल गवर्नमेंट भी बहुत सप्लाई हो रहा है हर तरीके से, तो फोलिक एसिड, आयरन ज़रूरी इनका इंटेक रखे। उसको ये मत सोचे कि तकलीफ़ हो रहा है, कभी कभी आयरन के कुछ साइड इफ़ेक्ट रहते हैं। जैसे बहुत कॉमन पेशेंट मेरे पास कंप्लेंट लेके आता है कि मैडम जब से ये दवाई चालू किया है मुझे कॉन्स्टिपेशन हो रहा है या फिर कब्ज़, बिल्कुल जो लेट्रिन वगैरह हो रहा है काले रंग का हो रहा है, तो हम नहीं खाएंगे। ये अच्छी चीज़ है,
इसका मतलब ये होता है कि बॉडी में आयरन आपका एब्जॉर्ब हो रहा है, ये उसका साइन है। तो अगर ये सिम्टम आपको मिल रहा है तब भी दवाई नहीं छोड़ना है। पेशेंट बहुत कॉमनली इस चीज़ के चलते दवाई छोड़ देता है। जी हाँ, सबसे ज़्यादा इसी वजह से छोड़ते हैं। और रही बात आयरन की, तो वो हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि उनको चौथे महीने से आयरन टैबलेट लेना चालू करना है। रोज़ वो खाएंगी, खाना खाने के 2 घंटे पहले या 2 घंटे बाद। खाने दाल चावल के साथ कभी आयरन को नहीं खाया जाता है, इस बात का भी बहुत महत्व है। अगर आयरन टैबलेट और दाल चावल के साथ खाएंगे, पल्स जो भी धान्य रहेगा, गेहूँ या चना दाल, दो भी दाल रहेगा, उसके साथ अगर वो खाएंगे आयरन टैबलेट, तो एब्जॉर्प्शन आयरन का कम होगा बॉडी में। इसलिए बोला जाता है कि खाने के 2 घंटे पहले आयरन खाओ या फिर बाद में खाओ। सबसे बेहतर होता है कि कोई भी खट्टी चीज़ के साथ अगर आप आयरन टैबलेट लेते हैं तो सबसे बढ़िया रहता है। उसमें विटामिन सी पाया जाता है, तो विटामिन सी मेरी बॉडी में जाके आयरन को बहुत अच्छा एब्जॉर्ब करेगा जी। तो या तो आप नींबू पानी के साथ आयरन टैबलेट खाएं, ये आप कर सकते हैं। कैल्शियम टैबलेट के साथ कभी आपको आयरन नहीं खाना है जी। पेशेंट को बोला जाता है ये आपकी आयरन कैल्शियम और दोनों साथ खाते हैं तो एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। दूध के साथ भी कभी आयरन टैबलेट नहीं खाते। तो कुछ बातें जिनको ध्यान रखना है हमको जी। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसा कि हम में से कई लोग जो है वो आयरन टैबलेट खाते होंगे लेकिन इन बातों का ध्यान वो बिल्कुल नहीं रखते होंगे। जैसे उम्र बढ़ने लगती है, कितने लोगों कहते हैं कि विटामिन डी और कैल्शियम का टैबलेट खाओ, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि दिन के समय में कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, इसके बारे में हम लोग खोजबीन नहीं करते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है और हम आशा करते हैं कि हमारे जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो कम से कम इस बात का तो ज़रूर ही फ़ायदा उठाएंगे कि आयरन की टैबलेट्स जो है वो 2 घंटे के अंतर पे खाएं या नींबू के शरबत के साथ, नींबू पानी के साथ लें तो वो ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होगा। अब बात होती है थायराइड और मधुमेह के जो मरीज हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि गर्भावस्था के दौरान कुछ महिलाएं जो हैं वो मधुमेह की शिकार हो जाती हैं और कुछ महिलाएं जो कुछ किशोरी या महिलाएं जो हैं वो थायराइड की होती हैं और वो गर्भ धारण करती हैं। तो इन दोनों स्थितियों में किस तरह से महिला की देखरेख करनी चाहिए? ठीक है, थायराइड का टैबलेट आता है मार्केट में। अगर किसी महिला को प्रेगनेंसी के समय पाया गया है कि उसको थायराइड है तो सबसे पहले तो वो टैबलेट खाना छोड़ देते हैं डर के कि ये मेरे बच्चे को ख़राब करेगा। बिल्कुल नहीं, वो आपके प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। हम बॉडी में कोई भी हार्मोन जो हमारे बॉडी में घूमते हैं उनको कुछ भी खराबी नहीं चाहते हैं। तो हम चाहेंगे कि अगर किसी को टैबलेट बोला गया है कि खाना है तो वो खाली पेट खाई जाती है। थायराइड टैबलेट आप रोज़ नियमित रूप से खाएं, कोशिश करें कि वो एक भी टैबलेट मिस ना हो जी। 3-3 महीने में थायराइड की जाँच होती है। अगर रिपोर्ट कम ज़्यादा होती तो उसके हिसाब से डोज भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। वो हम विशेषज्ञ इसलिए बैठे हैं, हम उसको एडजस्ट कर देंगे जी। बट टैबलेट आपको खाना अपने तरफ से ज़रूरी है। और मधुमेह की जिस तरीके से आपने बात किया है, अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज़ वगैरह डिटेक्ट होता है, पता चलता है कि उसको डायबिटीज़ है जी। तो उससे बच्चे की ग्रोथ में भी इफ़ेक्ट करता है। तो हमें पेशेंट को बोला जाता है कि टैबलेट जो है वो नियमित रूप से खाएंगे। शुगर का जो ब्लड अपन आजकल जो मशीन के द्वारा घर में जो टेस्ट किया जाता है वो घर में खुद टेस्ट करेंगे, खाली पेट वाला और खाने के बाद वाला। अगर वो नॉर्मल है दवाई लेते हुए तो हम उसको वैसे ही सेवन करेंगे। अगर उसके बाद भी हमें लग रहा है कि हमें कुछ हाथों में झंझनाहट या चक्कर आ रहा है या उल्टियाँ ज़्यादा हो रहा है तो एक बार हमसे मिले आके। हमें अगर लगेगा कि दवा का डोज चेंज करना है, कुछ कम ज़्यादा करना, तो उसके हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। तो जितना आपका डोज बताया गया है प्रेगनेंसी के लिए उतना आप कंटिन्यू रखेंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे जी। और चलते चलते एक और सवाल कि कई बार होता है 8वें-9वें महीने से जो है महिलाओं का पाँव जो है वो फूलने लगता है और बहुत भारी हो जाता है और चलने में बहुत परेशानी होती है। उसका कारण क्या है और उससे किस तरह से हम निपट पाएँ? ठीक है, पैर में सूजन आने के बहुत सारे कारण हैं। एक होता है अनीमिया। कभी कभी किसी का हीमोग्लोबिन कम है, वो आगे जाके हमको पैर सूजन के रूप में मिलता है, जिसको हमको पता लगाना पड़ता है कि ये किस कारण से पैर में सूजन है। दूसरा कारण है बीपी बढ़ना। तो हम इसलिए पेशेंट को बोलते हैं बीपी नापते रहें। अगर बीपी नॉर्मल आ रहा है तो ठीक है। कभी कभी बहुत सारे केसेस में फिजियोलॉजिकल ही रहता है, मतलब प्रेगनेंसी में ये बहुत आम बात है कि पैर में सूजन आएगी। तो उस समय आप अगर कभी आपको इस तरीके से पैर में सूजन दिखती तो पहले तो आप जो पैर लटका के बैठते, जैसे अभी मैं बैठी हूँ, ये आपको अवॉइड करना है। हमेशा कोशिश करें कि आप पैर सामने टेबल में फैला के रहें या पलंग में लेटे हैं तो पैर के नीचे तकिया रख के सोएं, जिससे वो सर्कुलेशन मेंटेन हो और वो सूजन कम हो। अगर इसके करने के बाद भी अगर आपको नहीं सूजन कम हो रही है तो फिर आपको उस समय फिर एक बार हॉस्पिटल में मिलना पड़ेगा। तब हम हीमोग्लोबिन, ब्लड प्रेशर जांच करेंगे और फिर कारण आगे बताएंगे कि इनमें से क्या कारण है जी। और उसके हिसाब से फिर
मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट, इलाज किया जाएगा। जी, यानी पूरे 9 महीने जो है महिलाओं को अपने पूरा का पूरा ध्यान रखना है जब तक प्रसव नहीं हो जाता, और प्रसव के बाद तो जच्चा बच्चा दोनों का पूरा ध्यान रखना ही है। जी। डॉक्टर वीरुल, आप हमारे बीच में आई और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका धन्यवाद। और हम अपने दर्शकों से लेते हैं विदा। जोहार।